students, welcome to your channel Rapid Grasper। आज हम चैप्टर 1 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स हमारे आसपास के पदार्थ आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर तक करा था और आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, यानी जब दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ के कण आपस में अपने आप मिल जाते हैं, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। With rise in temperature, the kinetic energy of the particles also increases. Therefore, on heating, diffusion becomes faster. टेम्परेचर बढ़ने के साथ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है। विसरण दो भिन्न भिन्न प्रकार के कण आपस में घुल मिल जाते हैं। ज्यादा मात्रा से कण कम मात्रा की ओर बढ़ जाते हैं। इस प्रक्रिया का नाम है विसरण। उदाहरण से आप समझेंगे कैसे कण ट्रेवल करते हैं। याद सदा हम रखेंगे, याद सदा हम रखेंगे। जैसे उदाहरण, बिना घुसे किचन में ही बने खाने का पता लगाना। बिना घुसे किचन में ही बने खाने का पता लगाना। क्यों गर्म खाने की खुशबू का खुद ही दूर तक आ जाना? क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जो कण होते हैं वो जल्दी जल्दी भागते हैं। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके कारण विसरण प्रक्रिया और फास्ट हो जाती है। यानी तापमान बढ़ने से जो विसरण होता है, डिफ्यूजन होता है, वो फास्ट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्थाएं। 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारी नेचर में 5 भौतिक अवस्थाएं पदार्थ की पाई जाती हैं, जो हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यहाँ हम देख रहे हैं जितना कम टेम्परेचर होगा हम बीईसी की तरफ बढ़ते हैं, और जितना हाई टेम्परेचर की तरफ जाएंगे और हम प्लाज्मा स्टेट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारी नेचर में 5 स्टेट हैं, जिनके सिर्फ आपने नाम याद रखने हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। आइए अब हम सॉलिड यानी कि ठोस के बारे में जानते हैं कि इनके क्या गुण होते हैं। आप इन गुणों को सदा याद रखेंगे अगर ये तरीका अपनाएंगे। होता इनका निश्चित आयतन और फिक्स्ड आकार। होता इनका निश्चित आयतन और फिक्स्ड आकार। कठोर होते सबसे ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल जैसे दीवार, यानी कि इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स ही इनकी शेप होती है, और सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। ना बहते ना फैलते हैं, कण भी इनमें पास पास। पिक्चर में आप देख रहे हैं, ना बहते ना फैलते हैं, कण भी इनमें पास पास। ईंट, पत्थर, नमक, चीनी, स्पंज, सुई या हो कपास, यानी ये सब इनके उदाहरण हैं। इनके गुण हैं निश्चित आयतन, फिक्स्ड आकार, कठोर, ना बहना ना फैलना, और कण भी बहुत पास पास होते हैं। आप पिक्चर के द्वारा भी इनके उदाहरण याद रख सकते हैं। आइए अब हम लिक्विड यानी द्रव, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स गुण समझते हैं। आयतन होता फिक्स्ड इनका, अनिश्चित होता है आकार। होते नहीं कठोर इतने, बहकर करते अपना विस्तार। यानी इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, पर इनकी शेप फिक्स नहीं होती। आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उसी की शेप ले लेते हैं। और कठोर भी नहीं होते, बह जाते हैं, बहने का गुण है, फ्लूइड कहा जाता है इन्हें। कण इनमें है थोड़े दूर, सॉलिड से थोड़े से दूर दूर कण हैं। कण इनमें है थोड़े दूर, नहीं होते ये कंप्रेसिबल। उदाहरण हैं तेल, शरबत, दूध, सिरका, अल्कोहल और जल। ये सब इनके उदाहरण हैं। नेक्स्ट कैटेगरी गैस। ना इनका आकार फिक्स, इनका कोई शेप फिक्स नहीं है, ना इनका आकार फिक्स, ना फिक्स है इनका आयतन, ना कठोरता इनमें कोई, दूर दूर है इनमें कण। ना इनकी शेप फिक्स है, ना इनका वॉल्यूम फिक्स है, ना ये कठोर हैं, रिजिड भी नहीं हैं, और इनमें कण जो हैं वो बहुत दूर दूर हैं।
हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, ये बहुत ज़्यादा लिमिट तक इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है। हाईली कंप्रेसिबल होती ये सिलेंडर में भर पाते हैं, इसलिए जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें हम इसको फिल कर पाते हैं। विसरण दर ज़्यादा इनकी तरलता भी दर्शाते हैं, यानी डिफ्यूजन रेट भी बहुत फास्ट है और फ्लूइड तरल होते हैं ये। उदाहरण एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस, नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन, हमारे चारों ओर फैली वायु है इनका उदाहरण। इनका उदाहरण हमारे चारों ओर जितनी भी गैसेस हैं सब वो इसी कैटेगरी में आती हैं। एलपीजी, ये फुल फॉर्म भी याद कीजिए आप, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस जो हम कुकिंग गैस की तरह इस्तेमाल करते हैं। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो हम व्हीकल्स में, बसेस, सीएनजी बसेस में एज अ फ्यूल की तरह हम इसे इस्तेमाल करते हैं। एक और गुण गैस का जो बहुत ज़रूरी है आपने याद रखना, गैसीय अवस्था में कण सभी दिशाओं में गति करते, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, किसी भी दिशा में कण गति कर रहे हैं। गैसीय अवस्था में कण सभी दिशाओं में गति करते, टकराकर बर्तन की दीवारों से प्रेशर है वहाँ पैदा करते, दाब बनाते हैं। इस तरह जिस भी कंटेनर में इन्हें फिल किया जाता है, ये पूरी की पूरी कंटेनर उसकी वॉल पर अपना प्रेशर लगाती हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि हम जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं कैसे हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ सकते हैं। पहली कंडीशन है टेम्परेचर चेंज करके, यानी तापमान का परिवर्तन करके। तापमान बढ़ने या घटने से अवस्था में बदलाव हो जाता है। अगर आप गर्म करें तो बर्फ पानी, पानी भाप बन जाता है। ठंडा करें तो भाप पानी, पानी बर्फ वापस बन जाता है। इस तरह से टेम्परेचर एक बहुत ही बड़ा रोल स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज करने में प्ले करता है। आइए अब हम इन प्रोसेसेस के नाम याद रखते हैं कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना क्या कहलाता है। गर्म करने पर ठोस का द्रव अवस्था में बदलना, स्टूडेंट्स इस क्रिया को हम कहते हैं संगलन या पिघलना। यानी कि जब हम गर्म करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो जो बर्फ होती है वो पानी बन जाती है, ठोस द्रव अवस्था में आ जाता है। इस प्रक्रिया को हम संगलन या फिर पिघलना कहते हैं, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन कहते हैं। याद करेंगे आप, गर्म करने पर ठोस का द्रव अवस्था में बदलना, स्टूडेंट्स इस क्रिया को हम कहते हैं संगलन या पिघलना। आइए नेक्स्ट स्टेज, जब ठंडा करने पर द्रव ठोस अवस्था में बदल जाए, यही क्रिया विज्ञान में जमना है कहलाए। यानी कि जब हम ठंडा करें तो पानी क्या बन जाएगा, ठंडा करने पर पानी द्रव से वापस ठोस बन सकता है, और इस क्रिया को हम फ्रीजिंग या फिर जमना कहते हैं। नेक्स्ट स्टेज, गैस से द्रव बनना। गैस से द्रव बनना जैसे भाप से पानी, गैस से द्रव बनना जैसे भाप से पानी, संघनन प्रोसेस यही है ना हमने कभी भुलानी। जैसे हम देखते हैं बादल बनते हैं, वो इसी प्रोसेस के कारण बनते हैं। वहाँ पर जो भाप होती है इवेपोरेशन के कारण पर टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडी हो जाती है, तो गैस से द्रव बन जाता है जैसे भाप से पानी, और इस हम प्रोसेस को कहते हैं संघनन यानी कि कंडेंसेशन। तो एक बार जल्दी से सम अप करते हैं। गर्म करने पर जब ठोस द्रव अवस्था में आएगा तो इसे हम मेल्टिंग कहेंगे या संगलन कहेंगे। ठंडा करने पर जब द्रव ठोस अवस्था में बदल जाएगा तो इसे हम जमना या फिर फ्रीजिंग कहेंगे। और गैस से द्रव बनना जैसे भाप से पानी, इस प्रोसेस को कहते हैं संघनन यानी कि कंडेंसेशन। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो हमारा तापमान है कैसे हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए शॉर्ट से एक ट्रिक है, वो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। टेम्परेचर की एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक, स्टैंडर्ड यूनिट जो है टेम्परेचर की वो है केल्विन। कैपिटल के इसका सिंबल है केल्विन। और 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, 273 केल्विन। एनसीईआरटी में 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन भी दे रखा है। इसे
सुविधा के लिए हम कन्वीनियंस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन भी लेते हैं। फर्स्ट कन्वर्जन, सेल्सियस से अगर केल्विन आपने कन्वर्ट करना है, C टू K जाना है, तो बताइए ABCD जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें C पहले आता है कि K? C पहले आता है और K बाद में आता है। यानी कि जब हमें सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना हो, फॉरवर्ड काउंट करना हो, तो हम प्लस करेंगे और ये वैल्यू याद रखनी है हमेशा 273 प्लस या माइनस होगा। C से केल्विन जाने के लिए हमेशा प्लस करना है और प्लस करना है 273। फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम 273 प्लस कर देंगे और आंसर आ जाएगा 373 केल्विन। है ना इजी? और इसी का ही रिवर्स हम आगे देखें, केल्विन से सेल्सियस, यानी कि वापस आना है, बैक काउंटिंग करनी है। K तो बाद में आता है और C पहले आ जाता है। ABCD में K से वापस C पे आना है, यानी कि -273 माइनस कर देंगे इस वैल्यू को। और एग्जाम्पल के लिए 300 केल्विन को अगर सेल्सियस बनाना हो तो माइनस कीजिए 273, आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो हुआ ना कन्वर्जन इजी। इस तरीके से आप एक माइंड में ये फॉर्मूला भी सेट कर सकते हैं, C इज इक्वल टू K माइनस 273। कितना इजी हो गया कन्वर्जन। तो याद रहेगा सबको, सेल्सियस से केल्विन प्लस 273 और केल्विन से सेल्सियस माइनस 273। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पर और कंसेप्ट भी हैं। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कंडीशन है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर वायु दाब पर द्रव में बदल जाए वही तापमान प्यारे बच्चों गलनांक विज्ञान में कहलाए। गलनांक यानी कि द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल, बर्फ यहाँ पर हम समझते हैं। बर्फ जब मेल्ट होना शुरू होती है तो वो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में देखें तो 273.16, इजीली 273 केल्विन। तो दिस टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। हिंदी में, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर वायु दाब पर द्रव में बदल जाए वही तापमान प्यारे बच्चों गलनांक विज्ञान में कहलाए। गलना यानी कि बर्फ का पानी बनना। और इसी से एक और गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक और टॉपिक रिलेट होता है यहीं पर। जब 1 किलोग्राम पदार्थ गलनांक पर ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाए, वायुमंडलीय दाब पर यही ऊष्मा संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाए। कंडीशन 2 है यहाँ पर, एक तो मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक पर होना चाहिए और दाब जो है, प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure or at its melting point is known as the latent heat of fusion। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वही सॉलिड जो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, मेल्ट हो रहा है, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए 2 चीज़ हैं। यहाँ हम पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि कैसे एक सॉलिड मेल्ट हो रहा है लिक्विड में और उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि अपनी अवस्था को, अपनी स्टेट को चेंज कर रहे हैं। एग्जाम्पल, गर्म पानी या भाप में से कौन अधिक क्यों जलाता है? खुद सोचिए, गर्म पानी से अधिक जलन होती है कि भाप से? भाप अधिक जलाए क्योंकि गलन की गुप्त ऊष्मा ऐसा कराता है। स्टीम से ज़्यादा बर्निंग होगी बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट, जिस तापमान पर द्रव उबलकर, यानी वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जिस तापमान पर द्रव उबलकर वायु दाब पर गैस में बदल जाए वही एग्जैक्ट तापमान ही क्वथनांक विज्ञान में कहलाए। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, पानी जब उबलना शुरू कर दे वही टेम्परेचर होता है क्वथनांक। यहाँ पर आप याद रखेंगे, पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस
और केल्विन में 373 केल्विन। नेक्स्ट टॉपिक, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। जब 1 किलोग्राम पदार्थ क्वथनांक पर द्रव से गैस अवस्था में बदल जाए, वायुमंडलीय दाब पर यह ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाए। सेम वही है संगलन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की तरह ही, सिर्फ 2 कंडीशंस बदली हैं। वहाँ पर गलनांकता यहाँ क्वथनांक हो गया है और वहाँ ठोस से द्रव अवस्था थी, यहाँ द्रव से गैस अवस्था हो गई है। तो आप इजीली 2-3 टर्म्स चेंज करके दोनों डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। ठंडे पानी या बर्फ में से कौन ज़्यादा ठंडक देता है? बर्फ होती ज़्यादा ठंडी, ऐसा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। तो आप इजीली पिक्चर के फॉर्म में भी और राइम करके भी इन लाइंस को डेफिनेशन याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। सब्लिमेशन, उदरपातन। बिना लिक्विड बने ठोस से गैस का ठोस में बदल जाना। बिना लिक्विड बने ठोस से गैस का ठोस में बदल जाना, इसी का नाम सब्लिमेशन बच्चों आज हमने है पहचाना। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी जब सॉलिड गैस और गैस वापस सॉलिड में चेंज हो जाए विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, इसे हम सब्लिमेशन कहेंगे, उदरपातन विधि। बिना लिक्विड बने ठोस से गैस का ठोस में बदल जाना, इसी का नाम सब्लिमेशन बच्चों आज हमने है पहचाना। एग्जाम्पल इसके, अमोनियम क्लोराइड आयोडीन, शुष्क बर्फ हो या कपूर, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। अमोनियम क्लोराइड आयोडीन, ड्राई आइस या फिर कपूर, कैम्फर। इसी विधि को दर्शाते सब याद रखें आप खास जरूर। ये सब सब्लिमेशन प्रोसेस ही शो करते हैं। पिक्चर में आप ड्राई आइस को देख रहे हैं कि कैसे ये डायरेक्टली सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो रही है। आइसक्रीम वाले जो भैया आते हैं उनके ठेले के अंदर भी यही लगी होती है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि दाब का क्या परिवर्तन होता है। अभी हमने टेम्परेचर समझा था, ये दूसरी कंडीशन है प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर ये 2 ऐसी कंडीशंस हैं जिन्हें चेंज करके हम मैटर की स्टेट को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। होती कौन सी वह कंडीशन जब गैसें लिक्विफाई हो जाएं? गैस भी लिक्विड बन सकती है? अरे ये कैसे? होती कौन सी वह कंडीशन जब गैसें लिक्विफाई हो जाएं? याद रहे ऐसा होता तभी जब दाब बढ़े और टेम्परेचर घटाएं, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करें और टेम्परेचर डिक्रीज करें तो हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। पिक्चर में भी आप देख रहे हैं प्रेशर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो हम गैसेस को लिक्विफाई कर रहे हैं, गैसेस से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं स्टेट। याद रहेंगी आपको 2 लाइन, होती कौन सी वह कंडीशन जब गैसें लिक्विफाई हो जाएं? याद रहे ऐसा होता तभी जब दाब बढ़े और टेम्परेचर घटाएं। एक छोटी सी बात और याद रखेंगे हम, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि हो 1 atm का दाब, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर हो, दाब हो 1 atm का दाब। याद रखें आप सभी जने, ये कंडीशन याद रखनी है। हो 1 atm का दाब, याद रखें आप सभी जने, बिना द्रव में बदले यह ठोस से सीधा गैस बने, इसलिए इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। 1 atm यानी कि ये 1 एटमॉस्फेरिक, पास्कल हमें पता है यूनिट होती है प्रेशर की, और 1 atm में 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक यूनिट है प्रेशर की ही। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफाइन इवेपोरेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। वाष्पीकरण क्या है और इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं।
तो आप इसे बहुत ही फनी वे में और इजी वे में समझ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब द्रव के कण क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदलते हैं, इसी प्रक्रिया को हम स्टूडेंट्स वाष्पीकरण ही कहते हैं। जब पानी के जो कण होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स, वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाएं, पर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर जब पानी वेपर्स बन जाए, इसे हम इवेपोरेशन वाष्पीकरण कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? 4 कारक हैं। ए, सरफेस एरिया, सतह क्षेत्रफल। पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, जितना ज़्यादा सतह क्षेत्रफल वाष्पीकरण भी उतना बढ़ जाता है, इसलिए गर्म चाय को प्लेट से पीना आसान हो जाता है। जितना ज़्यादा एरिया होगा, इवेपोरेशन का रेट भी उतना ही फास्ट हो जाएगा, उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए जब हम कपड़े डालते हैं, तार पर फैलाकर कपड़े डालें, जल्दी ही सूख जाते हैं एरिया बढ़ने से, क्योंकि वाष्पीकरण की दर बढ़ाते हैं। जितना ज़्यादा एरिया होगा, वाष्पीकरण उतनी ही फास्ट हो जाएगी। जितना कम एरिया, वाष्पीकरण उतनी स्लो। इसलिए चाय प्लेट में पीना ज़्यादा ठंडी हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, और कपड़े फैलाकर डालें तो जल्दी सूख जाते हैं। तो ये फर्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया यानी सतह क्षेत्रफल। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर, तापमान। तापमान जितना जितना चढ़े, वाष्पीकरण दर भी उतनी बढ़े, यानी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। वाष्पीकरण इवेपोरेशन और फास्ट हो जाती है। गर्म दिन में कपड़े जल्दी जल्दी क्यों सूखते हैं? मानो सूर्य जी पाइप लगाकर पानी उनका चूसते हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इवेपोरेशन भी उतनी ही फास्ट हो जाएगी, इसीलिए गर्म दिन में कपड़े जल्दी सूखते हैं। थर्ड फैक्टर विंड स्पीड, हवा की गति। जितनी तेज हवा चलेगी, वाष्पीकरण की दर उतनी बढ़ेगी। एग्जाम्पल, गीले कपड़े हवा में जल्दी जल्दी सूख जाएं, पसीना आने पर हवा में ही राहत मिल पाए। पोंछा लगाकर पंखे की हवा भला उसे जल्दी क्यों सुखाए? क्योंकि हवा की गति ही वाष्पन की स्पीड बढ़ाए। जितनी ज़्यादा हवा होगी, उतना जल्दी वाष्पीकरण होगा, उतनी जल्दी इवेपोरेशन का रेट और फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी हवा में पानी का होना ही आर्द्रता कहलाता है। जितनी ज़्यादा आर्द्र हवा, वाष्पन स्लो हो जाता है। जितना ज़्यादा हवा में पानी होगा, वाष्पीकरण स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए तो बारिश के मौसम में कपड़े देर से सूखते हैं और गर्म दिन में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स थे बच्चों, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी। आप इन चारों फैक्टर्स को एक एक्रोनिम दैट इज व्हाट, यानी कि क्या हिंदी में कहते हैं, पर इंग्लिश में व्हाट। W से विंड स्पीड, H फॉर ह्यूमिडिटी, A फॉर एरिया, सरफेस एरिया, एंड T फॉर टेम्परेचर। तो ये शॉर्ट एक्रोनिम आपको चारों फैक्टर्स को हमेशा याद रखने में हेल्प करेगा। अब आइए बढ़ते हैं हम इवेपोरेशन के इफेक्ट की ओर। इवेपोरेशन से होता क्या है? इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। वाष्पीकरण से शीतलता का प्रभाव आता है, ठंडक महसूस होती है। सरफेस से कभी भी जब वाष्पीकरण होने लगता है, उस सतह का ताप कम होता है, फिर ठंडक का अनुभव होता है। जब भी सरफेस से पानी भाप बनकर उड़ेगा, वाष्पीकरण होगा, इवेपोरेट होगा, तो उस सरफेस का टेम्परेचर लो हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा, और वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड। फिर हमें ठंडक का अनुभव होगा। दोबारा देखते हैं, सरफेस यानी कि सतह से कभी भी जब वाष्पीकरण होने लगता है, उस सतह का ताप कम होता, फिर ठंडक का अनुभव होता है। एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, व्हाट हैपन्स व्हेन यू पॉर सम एसीटोन
ऑन योर पाम। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से फ्रेम होते हैं। हम यहाँ पर जल्दी से 4 एग्जाम्पल समझेंगे। फर्श पर छिड़काव से ठंडक हो जाना, मटके का पानी सदा ठंडा ही पाना, गर्मियों में सूती कपड़े तन पर सजाना, कूलर से ठंडी ठंडी हवा का आना। तो ये चारों एग्जाम्पल्स इसी टॉपिक से रिलेट करते हैं कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, वाष्पीकरण से शीतलता का प्रभाव होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम चैप्टर 1 कंक्लूड कर रहे हैं, पूरा हो गया है हमारा। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। कुछ डिफ़िकल्टी किसी टॉपिक को रीड करने में, समझने में, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, वहाँ पर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा तरीका, और याद करने में भी आसानी होगी आपको इससे। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट, एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि कंटेंट ज़्यादा बच्चों तक जाए। थैंक यू गाइस फॉर योर लवली सपोर्ट, फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ।